आरके कोचिंग सेंटर में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं रंजित कुमार। आज मैं कक्षा 11वीं के राजनीतिक विज्ञान का पाठ 1 शुरू करने जा रहा हूं। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक अपनी इसमें रुचि दिखाएंगे, अतः आरके कोचिंग सेंटर को अपना सहयोग हमेशा देते रहेंगे। जैसे कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो है भारत का संविधान। संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि संविधान क्या है, कैसे बना है, इसके क्या प्रारूप है। सबसे पहले हम संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात करेंगे। यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारे संविधान में सबसे पहले जो एक प्रस्तावना दिया हुआ है जिसका मूल अर्थ है, जिस प्रकार हर पुस्तक से पहले भूमिका होती है उसी प्रकार हर संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होती है। इससे यह पता चलता है कि संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं या संविधान का क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान के आरंभ में दी गई प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्य और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है। इसके 4 मुख्य आदर्श इस प्रकार हैं। भारत को एक सार्वभौम या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। दूसरा जो है वो हमारा है यहाँ सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य शब्द हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वभौम। सार्वभौम का अर्थ है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। दूसरा गणतंत्र, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। चौथा धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें संविधान क्या है, भारत का संविधान कैसे लिखित संविधान है, संविधान समिति क्या है, जाने इससे संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से। देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बटा हुआ है जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 अनुसूची दी गई है। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य में लगभग 6 करोड़ का खर्चा आया था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस
की वर्षगांठ थी। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी है, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में, लेकिन सबसे अलग अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे। संविधान क्या है? किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्यवस्था या व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। इसके बाद हम भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के प्रारूप के बारे में बात करेंगे। यदि हम संसद की शक्ति और कार्य के बारे में बात करें, चाहे संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है, परंतु इन्हें अन्य अनेक प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। विधायी या कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय संसद को विधायी या कानून बनाने संबंधी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। यह संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सूची के अतिरिक्त शेष सभी विषयों पर भी संसद ही कानून बनाती है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं या किसी भी राज्य के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं, ऐसी अवस्था में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी अध्यादेशों को संसद ही पास करती है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। यदि हम दूसरे प्रारूप की बात करें, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार आते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आते हैं। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद इत्यादि आते हैं। यदि हम कार्यपालिका की भूमिका के बारे में बात करें तो भारतीय संसद को अनेक कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है, जिनके द्वारा वह सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। यह शक्तियां इस प्रकार हैं। सरकार सीधे पार्लियामेंट या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, सरकार सीधे पार्लियामेंट या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बहुत ही आवश्यक सूचना है। दूसरी हम बात करें, अगर अनेक अन्य साधनों से भी संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। वह काम रोको प्रस्ताव रखकर, किसी भी सरकारी बिल को पास ना कर तथा किसी भी गैर सरकारी बिल को पास करके सरकार के संबंधी या सरकार के लिए कठिन समस्याएं पैदा कर सकती है। इसी प्रकार संसद में प्रश्नोत्तर काल भी संसद के सदस्यों के हाथ में ही एक महत्वपूर्ण हथियार होता है, जिससे वे कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। दोनों सदनों में प्रतिदिन पहला घंटा प्रश्नोत्तर काल कहलाता है, जब संसद के सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के विषय में प्रश्न और
पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक उत्तर न देने पर मंत्रियों को खींचा भी जा सकता है और वह आगे से तैयार होकर आते हैं। मंत्रियों को सतर्क रखने में इस प्रश्नोत्तर काल का विशेष महत्व है। वित्तीय संबंधी शक्ति, अगर हम इस बारे में बात करें, संसद का राष्ट्रीय वित्त पर भी पूर्ण अधिकार होता है। उसकी अनुमति के बिना किसी भी चीज़ पर एक पैसा भी व्यय नहीं किया जाता। व्यय मतलब खर्च नहीं किया जाता, ना ही कोई राशि कर के रूप में प्राप्त कर सकती है। राष्ट्र के बजट को भी संसद ही पास करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। वित्त का मतलब होता है हमारा विधेयक यानी कानून। विधेयक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें सरकार को कर लगाने, ऋण लेने से धन व्यय करने का ब्यौरा होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरे पहलू की अगर बात करें, धन विधेयक केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। तीसरे पहलू की बात करें, धन विधेयक में राज्यसभा लोकसभा की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। दूसरे विधेयक की अगर बात करें, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जिसका धन के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता। सर्वप्रथम ऐसा विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सरकार भी प्रस्तुत कर सकती है या फिर संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। तीसरे पहलू की अगर बात करें, ऐसे विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया जा सकता है, केवल लोकसभा द्वारा नहीं। जब कभी दोनों सदनों में सहमति नहीं होती तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाता है जिसमें निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होता है। यदि हम संविधान के तीसरे प्रारूप की बात करें यानी न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाती है। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है, जो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी कि 2696 दिन रहे थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह जी हैं। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक यानी कि 17 दिन तक इन्होंने अपना कार्य किया था। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो उच्च न्यायालय की। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जिसे अनुच्छेद 214, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यों क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह अनुच्छेद 231 में वर्णित है। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान समय में 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली ही में एक उच्च न्यायालय स्थापित है। संविधान की आवश्यकता किस लिए है और क्यों है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इस समुदायों
में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति संविधान यह तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों और उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करती है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए भी संविधान बहुत ही अति आवश्यक है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए, जिसके अनुसार 10 लाख लोगों पर एक स्थान चयनित किए गए। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। भारतीय संविधान सभा का स्वरूप अगर हम बात करें तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 8 अनुसूची थी। इस समय अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के स्रोतों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट के 10 मूल मानव अधिकारों का शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की अगर हम बात करें, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार, न्यायिक संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सहायता, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा,
संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विशेष प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, रूस। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द से लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत अधिकार पत्र मेग्नार्टक कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं वर्तमान में: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पे समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय कमे अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता उल्लेख थे, अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19A संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान हटा दिया गया था। अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार दिया गया है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। इसके बाद हम अगर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिरोध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार और करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने के विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। इसके बाद हम बात करें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षक लेख। इतना ज्ञान अर्जित करने के लिए आप सभी को हृदय समेत धन्यवाद। आर के कोचिंग सेंटर को हमेशा अपना सहयोग देते रहेंगे।